नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने नागरिकता संविधान के भाग 2 की शुरुआत की थी। हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधानों को देखा, पर वहाँ पे हमने देखा कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वो केवल 26 नवंबर 1949 में कौन नागरिक होगा कौन नहीं, इसी की व्यवस्था करता है। बाकी आगे वाले समय के लिए संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। अपने इस अधिकार का पालन करते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया जाता है। उसमें तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि नागरिकता का अर्जन करने की जो व्यवस्था है, अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है उसके लिए सेक्शन 3 से 7 धारा 3 से 7 में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले धारा 3 जन्म से हम लोगों ने देखा ना कि जन्म स्थान या जन्म के आधार पे, हाँ, जैसे जो सोलाई कहते थे। तो भारतवर्ष में क्या व्यवस्था थी कि 1 जुलाई 1987 तक जो भी बालक बच्चा भारत में पैदा हो रहा है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि आपके माता पिता भारतीय हैं या नहीं, आप अगर चाहेंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, फिर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक ये व्यवस्था की गई कि आपके जो माता पिता हैं उनमें से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद ये व्यवस्था की गई कि माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा जो है अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरा कोई परमिट लेके आने वाला व्यक्ति हो। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो जूस सोलाई एकदम शुरू पूरी तरीके से था वो किस तरीके से कंडीशंस से कड़ी होती जा रही हैं। अब दूसरा वंश से है। हाँ, अब ये क्या है इसमें सिचुएशन, जो बच्चे भारत से बाहर पैदा हुए हैं, हाँ, भारत में जो पैदा हुए वो सिचुएशन तो हमने देख ली। अगर मान लीजिए कोई बच्चे बाहर पैदा हो रहे हैं, इसमें क्या तर्क है कि 10 दिसंबर 1992 तक अगर कोई बच्चा भारत से बाहर पैदा हो रहा है, उनका अगर फादर, समझ रहे हैं ना, फादर अगर भारत के नागरिक हैं तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 10 दिसंबर 1992 तक से 3 दिसंबर 2004 तक इसको थोड़ा सा लैंगिक रूप से समान बनाया गया, समानता की व्यवस्था करते हुए कहा गया कि फादर या मदर में से कोई भी भारत का नागरिक हो, बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। 3 दिसंबर 2004 से थोड़ा सा इसको क्लियर करते हुए ये बोला गया कि हाँ, लेकिन आपको जो है नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जन्म के 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवा देना होगा। ठीक है, तभी मिलेगी। अब ये दोनों कंडीशन हो गई कि आप जन्म से या माता पिता में से कोई एक नागरिक हो, तब क्या कंडीशन है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि वंश को हमारे यहाँ प्राथमिकता मिलनी शुरू हो गई कि माता पिता में कोई एक नागरिक है, ठीक है, तो नागरिकता मिल जाएगी आसानी से। माता पिता में से कोई एक ना हो, हाँ, पहले वो अगर भारत में जन्म हो पहले वो चल जाता था, तो एक तरीके से जूस सोलाई से जूस सैंग्विनस या जन्म स्थान की अपेक्षा वंश को प्राथमिकता मिलनी हमारे यहाँ शुरू हो गई 87 के बाद धीरे धीरे। बहरहाल अब एक है रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा। अब सिचुएशन ये बनती है कि ना जन्म से आप भारतीय नागरिक हैं ना वंश से भारतीय नागरिक हैं। अब ऐसे में क्या है कि स्पाउस को भारतीय नागरिक है आपका, आप शादी करते हैं और आपके पति पत्नी को जो है अगर वो चाहेगा तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी सिचुएशन बनती है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? किसी व्यक्ति के दादा दादी या पहले ही, हाँ, मातृ या पितृपक्ष में कोई भारतवंशी हो, हाँ, और ऐसे ही तो उसे जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और सिचुएशन कंडीशन क्या होती थी कि आप 7 वर्षों से भारत में रह रहे हो, पिछले 1 वर्ष से तुरंत और उसके पिछले 8 वर्षों में से कम 6 वर्ष। ठीक है, अगर आप 7 वर्षों से भारत में रह रहे हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। बाद में एक और श्रेणी शुरू करी OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लगभग बस अलग अलग सरकारों द्वारा PIO जो है NDA सरकार द्वारा PIO शुरू किया गया था और OCI UPA सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ज़्यादा अंतर नहीं था। PIO में 7 देशों के लोगों को PIO नहीं मिलता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे ही तमाम देश थे। OCI जो है केवल 2 देशों के लोगों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं मिलता था। ठीक है। और ये है कि
2015 में और पीआईओ को ओसीआई में मर्ज कर दिया जाता है। अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये सिचुएशन भी अब खत्म हो गई। अब ये है कि आप अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आपको बहुउद्देशीय जीवन पर्यंत वीज़ा मिलेगा। आइए, 5 साल में आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। पहले क्या था कि पीआईओ को जो है 180 दिन तक नहीं पड़ती, पीआईओ में 15 साल तक फ्री आना जाना था। अब जो है वो अनलिमिटेड कर दिया गया है, अब जीवन पर्यंत है। पहले अब क्या है पहले जो है ये इस 2015 संशोधन के बाद से अब इस स्पाउस को भी ओसीआई मिल जाएगा कार्ड, बशर्ते कि 2 साल तक वो शादीशुदा आप लोग हैं, और अगर स्पाउस तलाक हो जाता है तो फिर व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ओसीआई में फ़ायदे क्या क्या हैं या क्या अंतर है ये मैं बता दूं। ठीक है, इसको हम देख ले रहे हैं कि ओसीआई वर्सेस नागरिक क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो ओसीआई जो होगा वो कृषि भूमि, संपत्ति या बागान नहीं खरीद सकेगा। पर्वतारोहण, मशीनरी या अनुसंधान कार्य कोई करने होंगे, इसके लिए उसको पूर्व अनुमति की ज़रूरत होगी। मताधिकार उसको नहीं मिलेगा। हाँ, किसी संवैधानिक पद पे आसीन नहीं हो सकता है। हाँ, शिक्षा की व्यवस्था है बट एनआरआई कोटे से। साथ ही खाता भी खोल सकता है भारतीय बैंकों में, पर एनआरआई कोटे से। रद्द भी हो सकता है ओसीआई कार्ड कब, अगर आपने धोखाधड़ी से प्राप्त किया होगा। हाँ, आप पंजीकरण कराते हो और 5 साल में 2 साल आप जेल में रहते हो, भारत की संप्रभुता या सुरक्षा पे कोई खतरा आता है, केंद्र सरकार के कानून का उल्लंघन करते हो, तो ऐसे तमाम सिचुएशन है जिससे आपका ओसीआई कार्ड रद्द भी हो सकता है। ठीक है, अगला है देशीकरण। ठीक है, नेचुरलाइजेशन। देशीकरण से कहते हो किसे मिलता है। पहली बात तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि आप जो है या तो जन्म आपका भारत में हो या आपके माता पिता में कोई भारतीय हो, दो, और अब बाहर पैदा हुए हो, 2 सिचुएशन हो गई। तीसरी ये हो गई अगर आपकी दादा दादी या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के व्यक्तियों के लिए क्या व्यवस्था है। पर मान लीजिए आप न भारत के नागरिक हो और दूर दूर तक कोई आपका भारत का नहीं है। अब क्या करोगे। पर तो क्या कंडीशन है, आपको भारतीय बनना है तो पहली बात तो ऐसे लोगों को मिला जहाँ पे भारत के नागरिक हो वो भी वहाँ पे ऐसा अधिकार, सिटीजन बनने का अधिकार होना चाहिए। प्लस पिछले आपको जो है 12 सालों से भारत में रहना चाहिए। हाँ, 1 वर्ष तुरंत, और उसके पिछले 14 सालों में 11 साल। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। 8वीं अनुसूची की किसी एक जो 22 भाषाएं उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, आपको नागरिकता मिल जाती है, उसके बाद आप भारत या सरकारी सेवा में हो तभी आप बाहर जाओ। ठीक है, और क्या इसमें लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, अगर आपने विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विश्व शांति या मानव प्रगति के क्षेत्र में कोई विशेष काम किया है तो इनमें से किसी एक या सभी शर्तों को हटाया जा सकता है। जैसे अदनान सामी कला के क्षेत्र में विशेष योगदान को देखते हुए उनको भारतीय नागरिक बना लिया गया। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, बहुत समय तक आप लोगों ने सुना होगा सीए क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ। इसमें व्यवस्था क्या की गई कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन से, देखिए सब तीनों ही मुस्लिम बहुल देश हैं, तो यहाँ के अल्पसंख्यकों में कौन आएंगे, हिंदू वहाँ जो होंगे, वहाँ सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ईसाई होंगे, उनको नेचुरलाइजेशन, ऊपर जैसे ने बताया ना कि देशीकरण द्वारा नागरिकता की व्यवस्था की गई। शर्तें क्या बदली गई, वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि 11 वर्षों की जो बात की गई थी, इनके लिए केवल 5 वर्षों में ही ये व्यवस्था की गई। और एक दूसरी बात क्या है कि देखिए, ये लोग अगर भारत में आए हैं, जनरली क्या होता था कि अगर आप भारत में बिना परमिट के आ रहे हो तो अवैध हो। ठीक, तो धारा 2B1 में परिवर्तन करते हुए ये अवैध अप्रवासी नहीं है हम। हाँ, और एक सिचुएशन ये रखी गई कंडीशन कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में प्रवेश किए उन्हीं के लिए व्यवस्था है। हाँ, आप 6 शेड्यूल के राज्यों में, जैसे मैंने बताया था AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ, और इनर लाइन परमिट क्षेत्रों में, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में आप नहीं रह सकते। तो ये सारी व्यवस्था की गई है इनके लिए विशेष, क्योंकि वहाँ जो पीड़ित शोषित लोग थे उनके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रवासी बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, समझने के लिए बता दूँ मैं कि देखिए, प्रवासी क्या होता है, यानी माइग्रेंट वो होता है जो
अपने देश को छोड़ के किसी और देश में जा रहा है, बस प्रवासी है। हाँ, अब प्रवासी क्या है? जो किसी और देश से मेरे देश में आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैं एक थर्ड सेंस में बात कर रहा हूँ कि ये दोनों ही प्रवासी हैं। हाँ, ये प्रवासी के ही टाइप, अप्रवासी और उत्प्रवासी हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जान लीजिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरे यहाँ कोई बांग्लादेशी आ गया तो वो अप्रवासी है। ठीक, तो आप समझ रहे हैं ना, वो जो है जो बांग्लादेशी वो अप्रवासी है। और वहीं हमारे यहाँ का कोई बंदा विदेश चला, कनाडा चला गया मान लीजिए कोई, तो वो उत्प्रवासी है, हमारे देश से कहीं और चला जा रहा है, तो हमारे लिए वो उत्प्रवासी है। हमारे देश में कोई बाहर का आ रहा है तो वो अप्रवासी है। तो ये माइग्रेंट, इमाइग्रेंट और इमाइग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट जो भी है, बहरहाल ये अंतर समझ लीजिए। चलिए वापस आते हैं। देखिए एक और धारा 7 में क्या व्यवस्था है कि भूभाग के सम्मिलन से, यानी अगर भारत में कोई नया भूभाग जुड़ता है तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सिक्किम जुड़ता है, 36वें संविधान संशोधन से भारत का हिस्सा बनता है। ऐसे ही दमन दीव, दादरा नगर हवेली जुड़ते हैं, गोवा पुर्तगाल से जुड़ता है, तो यहाँ पे जो रह रहे होते हैं इनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है। राजपत्र में हाँ ये जो है क्या बोलते हैं प्रकाशित होगा और आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हुई अगर नागरिकता की प्राप्ति होनी है। एक और टेक्निकल सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, मैं वो बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जहाज़ में पैदा हो रहा है, ठीक है, और वो उसे कहाँ का नागरिक माना जाएगा, या स्पेसशिप में पैदा हो रहा है। जैसे इसमें क्या होगा, ये सेक्शन 2(2) में व्यवस्था की गई है भारतीय नागरिकता अधिनियम के, कि हवाई जहाज़ का जो रजिस्ट्रेशन जहाँ का होगा ना, उसे उस राज्य का भूगोल माना जाएगा। मान लीजिए कि इंडियन एयरलाइंस कोई जैसे है, हम उसका कोई शिप जो है अमेरिका में भी खड़ा होगा, हाँ शिप क्या जहाज़ जो है हवाई जहाज़, और वहाँ खड़ा होगा, वहाँ बच्चा पैदा हो रहा है तो वो इंडिया का ही भूभाग माना जाएगा। ऐसे एम्बेसी के साथ भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि समाप्ति किस प्रकार होती है, ठीक है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होनी। पहला है परित्याग, यानी कि व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है, रिनशिएट कर सकता है कि भाई अब मुझे यहाँ का नागरिक नहीं रहना, हाँ, और जो कागज पत्तर होंगे वो फाइनल करके नागरिकता परित्याग कर दोगे। पर हाँ, युद्ध काल में भारत सरकार रोक सकती है, डिले कर सकती है। एक है समाप्ति, टर्मिनेशन। आप अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लोगे तो भारतीय नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले रहे हो तो फिर भारत के प्रति आप वफादार नहीं रहोगे, सिर्फ आपकी निष्ठा पे संदेह होगा, तो समाप्त कर दिया जाता है। एक है वंचन। वंचन माने होता है डिप्रीवेशन, डिप्राइव करा जाना। पहली बात तो वंचन किसका होगा, कौन करे। अगर आप जन्म से हो और आप वंश से हो भारतीय नागरिक, तो आपकी नागरिकता का वंचन नहीं हो सकता। अगर आपने नेचुरलाइजेशन या पंजीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित की है तभी होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या सिचुएशन है, कब कब हो सकता है, अगर आपने छल के साथ जो है कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गलत पाया गया, आप देश का अनादर कर रहे हो, अनिष्ठा जाहिर कर रहे हो, शत्रु देशों को गोपनीय सूचना प्रदान कर रहे हो, स्पाई गिरी का काम, अवैध व्यापार कर रहे हो विदेशों के साथ या जो भी है। आप भारत में आने के बाद 5 में से 2 साल आप जेल में रह रहे हो, ठीक है। फिर भारत से बाहर आप 7 वर्ष रह रहे हो और इस दौरान आप भारत सरकार के किसी काम से या शिक्षा के काम से नहीं गए हो, आप ऐसे ही बाहर रह रहे हो, तो फिर जो है इन आधारों पे आपकी नागरिकता का वंचन कर दिया जाएगा, ठीक है। वंचन करने के लिए व्यवस्था ये की गई है, एक प्रोसीजर है कि आप जो है एक 3 लोगों की पीठ बनाए, पहले आपको नोटिस भेजी जाएगी, फिर एक 3 लोगों की पीठ बनाई जाएगी, हाँ, उसमें एक जज होंगे प्लस 2 सरकार द्वारा नियुक्त लोग होंगे, फिर वो फैसला करेंगे, तो प्रॉपर एक प्रोसीजर है। अब हम कुछ मुद्दों की बात करेंगे। देखिए पहला मुद्दा क्या है कि बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों का मुद्दा। देखिए असम जो है बांग्लादेश से सटा हुआ क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, असम बहुत बड़ा राज्य भी है। तो जब ये पाकिस्तान का, मैंने पहले बताया कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करते थे। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का काफ़ी शोषण हुआ करता था, बांग्ला भाषियों का काफ़ी शोषण होता था, तो वो लोग का पलायन असम की तरफ हो जाता था अक्सर। मुजीबुर रहमान
पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक थे। ये जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं, पाकिस्तान के लोगों को ये पसंद नहीं आता और फिर भी जो है काफ़ी बढ़ जाता है शोषण बांग्लादेशियों का। तो बहरहाल फिर स्वतंत्र वाहिनी का गठन हो जाता है, बांग्लादेश स्वतंत्र होता है। खैर इस युद्ध के कारण कुल लगभग 10 लाख बांग्लादेशी असम के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। हाँ, 9 लाख जो है युद्ध के दौरान लौट जाते हैं, पर 1 लाख भारत में रुक जाते हैं। ठीक है, तो जो असम के लोग थे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ की जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी हमारी काफ़ी बदल गई है। हाँ, हमारे यहाँ उत्तर भारतीय और बांग्लादेशी बहुत बढ़ गए हैं और इसलिए हमारे जो कल्चर है, संस्कृति पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो काफ़ी विरोध होने लगा। 1985 में एक असम एकॉर्ड यानी असम समझौता लाया जाता है। हाँ, उसमें कि ये कहा जाता है कि शरणार्थियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं कि क्या है क्या नहीं, इस समस्या को गुमना के समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। असम में जो उग्रवाद बढ़ रहा था उसको ख़त्म करने के लिए ये समझौते की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1965 तक जो बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं, ठीक है, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक जो भारत आए हैं वो जो है भारत के नागरिक हैं, लेकिन 10 वर्ष तक उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। आप आइए, पंजीकरण कराइए, पंजीकरण की डेट से 10 वर्ष के बाद ही आपको वोटिंग राइट्स भारत में मिलेंगे। और फिर जो 25 मार्च 1971 के बाद हाँ भारत में आए हैं बांग्लादेशी, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, वो भारत के नागरिक नहीं बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब अगला मुद्दा आता है एक ये कि तिब्बती शरणार्थियों का मुद्दा। पता है कि तिब्बत जो है पहले स्वतंत्र हुआ करता था, दलाई लामा बौद्ध धर्मक्षत्रिय राज्य हुआ करता था। चीन का वहाँ हमला होता है तो 1959 में दलाई लामा आते हैं भारत में, हाँ, कई शरणार्थी के तौर पे। फिर वहाँ से जो शरणार्थी है उनके लिए क्या प्रोविजंस है वो देखते हैं। देखिए, जो तिब्बती 1959 के अंत तक, हाँ 1959 के अंत तक भारत आ गए थे, उन्हें शरणार्थी का स्टेटस दे दिया गया। और उनकी जो संतानें, हाँ, जिनका जन्म 1987 तक हो गया है, हाँ, इनको जो है अस्थायी शरणार्थी का स्टेटस दे दिया गया कि आप हैं। बाकी तिब्बतियों को उन्हें कहा गया कि आप दीर्घकालिक प्रवास पे हैं। ठीक है, दीर्घकालिक प्रवास। और 30 अक्टूबर 2002 के बाद जो आएगा उनके लिए कोई भी नया व्यक्ति आता है, अगर आप बिना परमिट के आ रहे हो तो नहीं आप प्रवेश कर सकते। आप भारत सरकार की विशेष अनुमति लेके ही भारत में आ सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने देखा नागरिकता के बारे में। अगले हफ्ते हम देखेंगे मूल अधिकारों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।